नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ की रविवार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वुशु खिलाड़ी भूरक्षा दुबे। भूरक्षा दुबे न केवल हमारे भारत में ही जानी जाती हैं, अपितु इन्होंने दर्जनों चैंपियनशिप में भाग लिया है और हमारे भारत का नेतृत्व अन्य देशों में भी किया है। बहुत बहुत स्वागत भूरक्षा आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम भूरक्षा से जानना चाहेंगे कि आप इस अशोकनगर में वुशु के मामले में सबसे सर्वोत्तम और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। आपने इस छोटे से जिले अशोकनगर से किस प्रकार से इस वुशु में एंट्री ली? सबसे पहले 2009 से मेरी शुरुआत हुई। संजय स्टेडियम में मेरी पड़ोसी श्रेया गुप्ता दीदी जाती थी वुशु खेलने। उनके साथ फिर मेरी छोटी बहन गई। उनको देखकर मेरा थोड़ा इसमें रुझान बढ़ा। पहले मैं सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पर वहाँ पे गई थी ताकि मैं थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें, फिट रहें। पर फिर मैं जैसे जैसे सीखा, मैंने बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में ही मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पहले ही कंपटीशन में मैंने पहले डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया और मेरे पहले ही कंपटीशन में फिर मेरा नेशनल के लिए भी विदिन 3 मंथ्स मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। तो इंटरेस्ट बढ़ गया और बाकी मेरे कोच, मेरे जो सीनियर्स थे, बाकी साथ के लोग, फैमिली को भी उम्मीद बढ़ गई। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। मतलब जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स, तमाम प्रकार के स्पोर्ट जो होते हैं उनमें शामिल है, लेकिन अभी तक जहाँ तक हम बात करें तो वुशु को कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में शामिल नहीं किया गया। लेकिन आपका रुझान उन खेलों को छोड़कर वुशु की ओर कैसे आया? नहीं, एशियन गेम्स में तो वुशु है पर कॉमनवेल्थ में नहीं है, ओलंपिक में अभी नहीं है, यूथ ओलंपिक्स में है। तो भले ही ओलंपिक में नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में आएगा। हम भी वो बनाएंगे अपनी प्लानिंग कि हम भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेल सकें, अपने आप को प्रूव कर सकें। पर जैसे कि दूसरे खेल हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, फुटबॉल है, इसका हॉकी है, इन सब खेलों का हमारी जनरल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं, किसी भी तरीके से हम उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर वुशु एक सेल्फ डिफेंस का खेल है जिसको खेलते ना सिर्फ आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं बल्कि अपने आप की आत्म सुरक्षा के लिए भी उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट बना और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वुशु खेल। हमें जानना चाहिए कि वुशु में फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अभी आपने कहा कि आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं, तो किस प्रकार से एक्टिविटी की जाती है इसमें? वुशु में ये एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, इसे मदर ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं जिसमें एक है सांडा और एक है ताओलू। सांडा में 2 प्रतिद्वंदी होते हैं, इनमें पंच, केक थ्रो की सहायता से दूसरे प्रतिद्वंदी को हराना होता है। तो वो एक तरीके से रोड फाइट की तरह ही है। तो जैसे हम किसी विकट परिस्थिति में फंसे तो हम वो सब इस्तेमाल करके अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, जो लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब मददगार है। और एक जो है ताओलू, उसमें कई तरह के वेपन्स होते हैं जैसे तलवार, भाला, डंडा, अलग अलग तरीके की तलवार होती हैं, इनसे अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। तो इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि सेल्फ सिक्योरिटी या सेल्फ डिफेंस की भी इसमें हमारे लिए, हमारे अंदर गुण इसके विकसित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आपको वुशु में रहते हुए मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित एकलव्य अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो आपने इतने कम समय में एकलव्य अवार्ड को प्राप्त किया है। इस एकलव्य अवार्ड को प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि सैकड़ों और हजारों उम्मीदवार इसकी लाइन में लगे हुए होते हैं, लेकिन आपने किस प्रकार की परेशानियां और चुनौतियों को दूर कर इस अवार्ड को प्राप्त किया? वो बहुत ही सच में चुनौतियों से भरा हुआ था क्योंकि सबसे पहले तो जब मैंने शुरुआत की थी वुशु खेलने की, उस समय तक बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं होते थे हमारे शहर में। और जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स, ग्राउंड भी नहीं है, तो ऐसी विकट परिस्थितियों में अच्छे लेवल की ट्रेनिंग करना भी इतना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले हम कभी कभी तो मंदिर के प्रांगण में भी प्रैक्टिस करते थे, तो कभी जैसे बड़ी चैम्पियनशिप में खेलना है तो हमें बाहर जाकर भी ट्रेनिंग करनी होती थी, तो उसमें फिर खर्चा भी आता था। इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तलवार, भाले, ये सब भी बहुत महंगे आते हैं, तो उसका भी खर्चा वहन करना वो भी एक चुनौती है। 10-10, 12-12 हज़ार के भी वो वेपन्स आते हैं।
उसके अलावा एक दबदबा रहता है, जैसे कि इस खेल में पहले ऐसा होता था कि मणिपुर के खिलाड़ी ही बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते थे, फिर बेहतर खिलाड़ियों से शिक्षा लेना वो भी थोड़ा सा प्रेशर वाला वो हो जाता था। फिर अशोकनगर ने, जब मैंने एकलव्य अवार्ड जीता था तो वो अशोकनगर का पहला एकलव्य अवार्ड था। जब तक सिर्फ जबलपुर के खिलाड़ी ही इस खेल में एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड जीते थे, तो वो एक बड़ी उपलब्धि थी। हमारे जो सारिका मनोज गुप्ता मैम हैं, जो नेशनल टीम की भी कोच हैं, मध्य प्रदेश की सचिव हैं, उन्होंने भी मुझे ख़ास तौर पर इस चीज़ के लिए बधाई दी थी कि आप अशोकनगर की पहली एकलव्य अवार्ड विजेता हो। जैसे आपने कहा कि इस खेल में हमारे लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए उपलब्ध नहीं है क्या? नहीं, एक जहाँ तक मेरी जानकारी में सिर्फ मैट है, लेकिन मैट के सिर्फ सहारे आप वुशु नहीं खेल सकते। उसमें बहुत सारे वेपन्स और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो जैसे कि ये खेल इस ज़िले में भी बहुत सारी उपलब्धि दिलाता आ रहा है कई वर्षों से। सबसे ज़्यादा मेडल इस ज़िले को वुशु खेलने दिए हैं, तो इस खेल के ऊपर भी प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने छोटे से शहर और जिले स्तर से किए, तो जहाँ तक हम सभी को पता है कि आपने प्रदेश के साथ साथ देश लेवल पर कई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है और उन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किए। लेकिन आपके लिए जब बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब आप केवल हमारे देश को लांघकर जब विदेश की सीमा में गई, अर्थात हम कह सकते हैं कि आप चाइना और कोरिया में भी चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया। तो वहाँ पर जाने के बाद आपका अदर कंट्रीज़ के जो उम्मीदवार थे या वुशु प्लेयर्स थे, उनके साथ आपको किस प्रकार महसूस हुआ या आपको क्या अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा अनुभव था। एक तो सबसे पहले अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बड़े ही गौरव की बात होती है, तो वो एक अनुभव तो बहुत ही अच्छा था। दूसरा, इतने बड़े स्तर पर खेलकर आपको आपकी कमियों, आपकी अच्छाइयों का पता चलता है, तो उससे और आगे खेलने में अपना सुधार लाने के लिए बहुत अच्छा अनुभव मिला। दूसरा, दूसरे देशों के मतलब एक तरीके से ग्लोबल यूनिटी का भी मैंने वहाँ पे अनुभव लिया और बहुत ही यादगार और अच्छा अनुभव था अपने देश को प्रतिनिधित्व करना। बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपने देश को लांघ कर जाते हैं और विदेश की सीमा पे जाते हैं या अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको हमारे भारत के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के बिहेवियर, कल्चर, खाना पीना के साथ साथ अन्य क्लाइमेट भी चेंज होता, तो हमको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता। वो सब आपने देखा और आप जब उस अवार्ड को लेकर अशोकनगर में आए तो आपके साथ साथ पूरे अशोकनगर को और हमारे पूरे प्रदेश को गर्व हुआ था। गुरबचन कि आप वर्तमान समय में उन लड़कियों के लिए एक आइडल हैं जो लड़कियां वर्तमान समय में केवल सीमित शिक्षा तक ही रह जाती हैं और उनके माता पिता उनको केवल माता पिता की इच्छा के अनुसार ही काम करने के लिए बंदिश लगा देते हैं। लेकिन आपने उसके अलावा भी शिक्षा भी अच्छे से प्राप्त की और शिक्षा के साथ साथ आपने उच्च शिखर का मुकाम भी प्राप्त किया है। तो आप ऐसे माता पिता और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उन लड़कियों से भी और उनके माता पिता को भी यही संदेश है कि अपनी रुचियाँ पहचानें, जिन चीज़ों में आपको रुचि है उनमें अपना समय दें, उस क्षेत्र में अपनी मेहनत करें और धीरे धीरे प्रयास से आपको वो मुकाम ज़रूर हासिल होगा। कई बार हमारे माता पिता हैं, पर वो हमें वो रुचि नहीं पहचान पाते जो हम खुद पहचान सकते हैं, और माता पिता उन रुचियों में, उस क्षेत्र में जो वो चुनना चाहती हैं, उनका सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। जैसे अभी हमने कहा कि हतोत्साहित थे, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चैलेंज आया कि आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में या आपके आस पड़ोस के लोगों ने आपको भी इस ओर रुझान किया हो कि ये लड़की होते हुए अन्य चैंपियनशिप में जा रही है या फिर ये अपनी ओर पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रही, तो आपको भी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाँ, पहले जब क्योंकि मैंने 2009 में शुरुआत की थी, उस समय स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए बहुत ही नई बात थी। तब अपनी लड़कियों को दूसरे शहरों में खेलने के लिए भेजना लोग अच्छा नहीं समझते थे, पर मेरे परिवार की तरफ से तो मुझे 100% सहयोग मिला है, चाहे वो मोरली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो। हर तरीके से उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। सामाजिक रूप से शुरुआत में जब राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक की बात थी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से थोड़ा हतोत्साहित करते थे लोग,
पर उस समय ना मेरे परिवार ने किसी की सुनी, ना मैंने किसी की सुनी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में आर्टिकल छपे, तो लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि वो गलती थी, और फिर उन्होंने भी अपने परिवार की लड़कियों को भेजा हमारे साथ कि वो भी खेलें। तो कहीं ना कहीं हमारा कदम वो सार्थक हुआ है कि हमसे लोग प्रेरित होकर अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं स्पोर्ट्स। जी, तो यहाँ पे वही बात चरितार्थ होती है कि मसला ये नहीं कि हल कौन करेगा, मसला तो ये कि पहल कौन करेगा। तो आपने पहल की, तो और ये पहल हमारे केवल अशोकनगर के लिए नहीं बल्कि ज़िले और हमारे पूरे भारतवर्ष की उन लड़कियों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए है जो कि लड़कियों के लिए आज भी बंदिश या उनको सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। तो आपने उनके लिए एक आइडिया पेश किया। सुरक्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अशोकनगर के इस छोटे से शहर में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी क्यों रहते हुए भी आप आगे तक बढ़ी, इसमें आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं वैसे तो श्रेय की लिस्ट बहुत ही लंबी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, पर जो शुरुआत या फिर हमेशा से मेरे माता पिता ने मेरा भरपूर साथ दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हर तरीके से उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया है। हम हार जाते हैं पर वो हारने नहीं देते। साथ ही शुरुआत में श्रेया दीदी को भी मैं श्रेय देना चाहती हूँ इस बात का, क्योंकि उनसे ही शुरुआत हुई। और काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे, मेरे अवधेश चाचा जी, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ही मोटिवेशन दिया है समय समय पर। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी ने मेरा साथ दिया है। तो पूरे अशोकनगर नहीं, एक तरीके से। वुशु के लिए आपका अशोकनगर में जो कोच हैं वो कौन है? मेरे पहले कोच थे और श्री ब्रजेश तोरेटे जी, वही मेरे पहले कोच। आप जैसे आपने एकलव्य पुरस्कार प्राप्त किया, उसके बाद आपको भोपाल में साई में भी शायद एंट्री मिली, तो ये क्या है और इसमें किस प्रकार से एंट्री मिलती है? भारतीय खेल प्राधिकरण साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक केंद्रीय संस्था है खेल, जिसमें ये भारत सरकार से संचालित की जाती है। इसके देश भर में कई सेंटर हैं, जिसका एक सेंटर भोपाल में भी है। 2013 में मैंने इसका टेस्ट दिया, जिसमें पूरा एक फुल फ्लेज टेस्ट होता है खिलाड़ी का। उसकी अचीवमेंट्स के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। उसमें भी 2 स्कीम होती हैं, एक STC होती है जिसमें तो नेशनल लेवल के एथलीट्स रहते हैं, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहती है जो अब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दी गई है, जिसमें बहुत ही एक्सीलेंट लेवल के प्लेयर्स रहते हैं उनको वहाँ रखा जाता है। उनके खाने पीने का, चैम्पियनशिप आने जाने का, TADA सब कुछ वही वहन करते हैं, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएं और विदेशी कोचों का भी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा सके। तो आपने अभी तक अशोकनगर जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने जो सफर या मुकाम तय किया है, तो उसके अंत में केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि पहले कहते थे खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं है, खेलने कूदने को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और इसका सजीव उदाहरण हमारे साथ हमारे स्टूडेंट भी हैं, भूरक्षा दुबे, वो आपके सामने हैं। तो भूरक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आगामी दौर में भी हम चाहेंगे कि आपके लिए इसी प्रकार के मुकाम हासिल हो। धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी पहल है युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि वो अपना मैसेज समाज के सभी लोगों तक पहुंचा सकें, और उन युवाओं का भी परिचय पूरे समाज के बीच हो सके जो कुछ अच्छा कर रहे हैं और समाज को एक मैसेज दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले रविवार को मिलेंगे हम एक नए व्यक्ति विशेष के साथ। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।